हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 10th। I'm योगिता सिंह, योर एसएसटी टीचर। बच्चों, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर 4 चल रहा था, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। हमने इसमें पेज नंबर 58 तक पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे के पेज पढ़ेंगे और आगे के टॉपिक क्लियर करेंगे। इसमें अब हमारा टॉपिक आता है वैश्वीकरण क्या है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो वैश्वीकरण क्या है, किसे कहते हैं वैश्वीकरण? तो विगत 2-3 दशकों के से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। तो विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे कि भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र है, दूसरी विदेशी कंपनी है। केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करती है, बल्कि अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इस प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तु और सेवाओं का बड़े पैमाने पर शामिल होता है। यानी कि हर देश जो है ये चाहता है कि वो दूसरे देश में जाकर जो है अपनी यूनिट स्थापित करे और जहाँ पे उसे सस्ते सस्ता काम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हासिल हो। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो आप इसे लाइन को अंडरलाइन करेंगे कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। जो वैश्वीकरण में जो एक दूसरी कंपनियां जो है जो वैश्वीकरण का काम है, जो वैश्वीकरण की भूमिका निभा रहा है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही हैं, है ना। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं में सेवाओं में निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ वर्षों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी के अलावा विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम के विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन है। लोग जो है अच्छी सैलरी के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए जो है एक दूसरे देश में जाते हैं। लेकिन विगत कुछ दशकों से अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज ने जो आपस में जो है एक दूसरे के बैन लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखे हैं। अब आपका अगला टॉपिक है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। जैसा विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई, इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया। इससे भी अधिक उल्लेखनीय है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें क्या है, वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे के संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। आपके इंटरनेट के सांसारिक संसार में भी प्रवेश किया होगा। यहाँ जहाँ जो कुछ भी जानना चाहते हो वो सब आपको मिल जाता है आसानी से। लगभग उसी प्रकार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल जो है ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर भी विश्व भर में जो है वॉइस मेल भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से ही जो है आसान हो पाया है। अब हम बात करते हैं विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है उदारीकरण का मतलब होता है बिना किसी अवरोध के हर कोई सारे काम इजीली हो जाए। हम भारत में चीनी उद्योगों के आयात वाले उदाहरण पर हम वापस लौटते। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौने के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा? मान लिया कोई दूसरा देश जो है भारत में कोई अपने खिलौने बेचना चाहता है तो वो उस पर टैक्स लगाती है। तो इसका अर्थ यह है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहता है उन्हें इन पर टैक्स देना होगा। टैक्स के कारण खरीदारों को आयातित खिलौने की अधिक कीमत चुकानी होगी, है ना, क्योंकि उसे वहाँ से टैक्स भी निकालना पड़ेगा उसमें खिलौने के उसमें से। तो चीन के खिलौने अब भारत के बाज़ारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः ही अपने आप कम हो जाएगा। भारत का खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। तो आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है।
यानी कि अगर कोई हमारे भारत में कोई कंट्री आकर कुछ बेचना चाहती है और अगर उस पर कोई हमारी सरकार टैक्स लगाती है तो वो व्यापार अवरोधक हो जाता है वो कर। इसलिए अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि वह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारी व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए यह निर्माण करने के लिए कर सकती है। आज़ादी के बाद से भारत सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर काफ़ी टाइम तक प्रतिबंध लगा रखा था और ये जो शुरुआत हुई थी वो 90 के बाद जाके शुरू हुई थी। तो देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा संरक्षण प्रदान करने के लिए अनिवार्य माना गया। 50 और 60 के दशक में उद्योगों का उदय होता रहा। इस अवस्था में आयासी प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ाने में नहीं देती, इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ जैसे कि मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम के आयात की अनुमति दी। ध्यान दीजिए, सभी विकसित देशों में विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया गया और करीब 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने सुनिश्चित किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा में देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने समर्थन किया और एट लास्ट विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश घर पर अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया, यानी जो कर लगाया जाता था आयात पर उसे हटा दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। तो जब इस तरह का जब कर हटा दिया जाता है तो उसे उदारीकरण कहते हैं। तो सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण के नाम दिया जाता है। तो व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि ये क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए हमें इसे अधिक उदार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की। तो हमने देखा कि बहुत ही प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेशी व्यापार विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। इन संगठनों का मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अभी सभी अवरोधक हानिकारक है, कोई अवरोधक होना नहीं चाहिए। देश के बीच में मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियाँ उदार बनानी चाहिए। ऐसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका हमेशा ये ध्येय यह रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाया जाए। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है और इन नियमों का पालन हो। विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन में आज जो है वो सदस्य हैं और यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में ये देखा जाता है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा है। उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। हर विकसित देश जो है कोई ना कोई बैरियर लगाए हुए हैं व्यापार में। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। यानी कि जो विकसित देश होते हैं वो तो अपना बैरियर लगा कर रखते हैं और जो विकसित देशों के जो माल हैं वो विकासशील देशों में खुलेआम जो है बिकने के लिए आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। विगत 30 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण में एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन में प्रभाव देखने को मिला है। वैश्वीकरण उत्पादकों स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बृहद कॉम्पिटिशन से उपभोक्ताओं विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को काफ़ी लाभ हुआ है। उन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक ज़्यादा विकल्प मिले हैं और वे अनेक उत्पादों की उत्कृष्टता और गुणवत्ता को कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। विगत 20 वर्षों में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए काफ़ी लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे कि सेलफोन, मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडे पेय पदार्थ, जंक फूड है ना, बैंकिंग जैसी सेवाओं में जो है काफ़ी निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न परिवार के लोग ही रहते हैं जिनको खरीदते हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां जो है इसमें जो है वो काफ़ी समृद्ध हुई हैं। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ती प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने
नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ में सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया है। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभारने के योग्य बनाया है, जैसे कि टाटा मोटर्स है, ये मोटर गाड़ियाँ बनाता है, इन्फोसिस है, IT कंपनी है, रैनबैक्सी है, दवाइयाँ बनाता है, एशियन पेंट्स है, पेंट बनाता है, सुंदरम फास्टनर्स है, नट बोल्ट बनाते हैं। ये ऐसी कुछ भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर जो है क्रियाकलापों में अपना प्रसार कर रही है दूसरे देशों में। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी वाले कंपनियों के लिए नए अवसर का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके जो है काफ़ी बड़े उदाहरण हैं। इसके अलावा आंकड़ा प्रविष्टि यानी डाटा एंट्री, रेखांकन और प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं जो है भारत देशों में भी आज सस्ते उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात किए जाते हैं। तो बच्चों आज जो है मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है, ठीक है। ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। आप जो है इसमें बहुत ध्यान से जो है इसको चैप्टर को जो है रीड करेंगे और चैप्टर को आपको 2-3 बार रीड करना है। उसके बाद जो है मेरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, चैप्टर को समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।